नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में विभिन्न पार्टियों के नेताओं का पाला बदलने का दौर जारी है। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी को यूपी में झटका लगा, जहां लालगंज से लोकसभा सांसद संगीता आजाद ने बसपा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बढ़ाने में आपने अनुमति प्रदान की, सदस्यता ग्रहण कराई है। तीनों लोगों का अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। सीमा कुशवाहा जी एक बड़ा नाम है, मैं कह सकता हूं, महिलाओं के लिए संघर्ष करने वालों में और सर्वोच्च न्यायालय में पूरे देश में एक बड़ा नाम है सीमा कुशवाहा जी का। दूसरा, आदरणीय संगीता आजाद जी, जो लगातार 5 वर्ष सांसद रहने के दौरान जिस ढंग से उन्होंने क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर महिलाओं के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली विकास यात्रा के साथ जुड़ने का निर्णय किया है, क्योंकि हम लोग आज चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं और हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम आदमी के जीवन को सुधारने के लिए, समाज के अलग अलग वर्गों के लिए विशेष कदम उठाए हैं, जिसका प्रभाव आज समाज में दिखता भी है। तो वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने अपने एक बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी को लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है और सपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। तो साथ ही ईवीएम को लेकर सवाल भी खड़े किए। डिंपल यादव ने कहा कि ईवीएम को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। उधर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ईवीएम को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर निशाना साधा। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि विपक्ष जब जीत जाता है तो सब ठीक होता है, लेकिन हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। ऐसे में उन्हें उन राज्यों से इस्तीफा दे देना चाहिए जहां ईवीएम की वजह से उनकी जीत हुई। इसके साथ ही साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, जनता सब कुछ देख रही है और एक बार फिर 2024 में जवाब देगी। और देखिए, जब 24 में हारेंगे बुरी तरह तब और बौखलाहट में आएंगे। ईवीएम में तेलंगाना जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, कर्नाटक जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, हिमाचल जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, केरल जीतते हैं विपक्ष तो खुशी मनाता है, पश्चिम बंगाल जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, और भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। दुर्भाग्य इस देश का। उन लोगों को ना तो ईवीएम पर विश्वास है, ना निर्वाचन पर विश्वास है, ना कोर्ट पर विश्वास है, ना संवैधानिक पदों पर विश्वास है। अब उनके विश्वास के लिए कैसे विश्वास उनका कायम, हम तो नहीं गारंटी ले सकते। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के समापन से पहले कहा कि उनकी न्याय यात्रा का समापन है, अंत नहीं, और वो न्याय यात्रा करते रहेंगे। जिस पर कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को न्याय दिलाएं, उनके बयानों पर टिप्पणी करना अब बेकार है। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, यूपीए को बहुमत मिला, तब ईवीएम ठीक थी। जब तेलंगाना में सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, हिमाचल में सरकार बनती है ईवीएम ठीक हो जाती है, कर्नाटक में सरकार बनती है ईवीएम ठीक हो जाती है, और जहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है वो ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये दोहरे मापदंड और ये दोगलापन नहीं चलेगा। यदि ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं है तो तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।
लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में नेताओं के दल बदल के साथ आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तेज नारायण पांडे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल खड़े करते हुए तेज नारायण पांडे ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर पर छापे पड़वाती है और जिस दिन छापा पड़ता है उसके अगले दिन वहां से बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी के कार्यालय में पैसा पहुंच जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। हर मंचों से ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े व्यापारियों उद्योगपतियों के यहां छापे डलवाए, ईडी भेजा, सीबीआई भेजा, इनकम टैक्स भेजा और जिस डेट में छापा पड़वाया उसके दूसरे दिन तीसरे दिन बॉन्ड के द्वारा पैसा पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मंचों पर तो ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को दूर की बात करते हैं और ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। तो वहीं गाजीपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में लड़ने के लिए योग्य ठहरा दिया, जिसे लेकर बीजेपी पूरी तरह परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मंसूबा पूरी तरह से विफल साबित हो गया है। कोई पूछने नहीं जाएगा। अफजाल अंसारी की ईडी ने जांच कर लिया, लेकिन कोई पूछने नहीं जाएगा कि श्री मनोज सिन्हा जब चुनाव लड़ने आए थे 17वीं लोकसभा का, तो उस चुनाव के दौरान एक मिस्टर संजय शेरपुरिया, जो विकास पुरुष कहे जाते थे जिले में, मिस्टर संजय शेरपुरिया ने 25 लाख रुपए का चंदा मनोज सिन्हा को दिया था चुनाव लड़ने के लिए। 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 का चंदा देने वालों को पुलिस और ईडी और एसटीएफ खन डाली उनका घर कि तुमने अफजाल को कैसे चंदा दे दिया। और 25 लाख का चंदा मनोज सिन्हा ने जिससे लिया, आज वो जेल में है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। ऐसे में करीब आ रही होली के साथ लोकसभा चुनाव का रंग भी चढ़ रहा है। ऐसे में प्रयागराज की जनता का क्या मूड है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता एसएम आमिर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया और आचार संहिता लागू हो गई और ऐसे में अब इस समय खड़े हैं पुराने शहर के चौक बाजार में, जो कि सबसे व्यस्त इलाका है। यहाँ हम जनता से जानेंगे इस बार वो किसको वोट करेंगे और किस लिए वोट करेंगे। आइए हम जानते हैं। ये बताइए, आप लोग इस बार किसको वोट करेंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए, हम वोट अब की हमारा जाएगा नफरत के खिलाफ। जो देश के अंदर नफरत फैली है उसी के खिलाफ हम वोट करेंगे, क्योंकि देश के अंदर भाईचारा हमको लाना है, मोहब्बत लाना है, हिंदू मुस्लिम सद्भाव की बात करना है, प्रेम की बात करना है। जो बात करेगा हमारा वोट उसी को जाएगा। और लोगों से बात करेंगे, इन्होंने कहा नफरत के खिलाफ वोट करेंगे। इस बार आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे, किसको देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो विकास के मुद्दे वोट करेंगे। जिस तरीके से विकास कंटिन्यू हो रहा है वो आप देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं ना, तो वोट तो हम उसी को करेंगे। तो और लोग से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आई हैं, खरीदारी कर रही हैं, इस बार आप लोग वोट किसको कर रही हैं, किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं? विकास के मुद्दे पे कर देंगे वोट, बीजेपी को देंगे। देखिए, जनता में कहीं देखिए कहीं ना कहीं जनता में विकास का मुद्दा है, विकास को मुद्दे पे वोट देगी और बीजेपी को वोट देगी। ऐसे में हम और भी दुकानदारों से बात करेंगे कि किस तरह से वो वोट करेंगे। इस बार किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप लोग, किस विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे? अभी तो वोट के बारे में सोचे ही नहीं, कारोबार के बारे में सोच रहे हैं। यानी आगे वोट करना है? हाँ, काहे नहीं करेंगे, जब टाइम आएगा तो देखेंगे। देखा, कुछ लोगों में अभी असमंजस है। उनका कहना है कि जब समय आएगा तो हम वोट करेंगे। आगे हम आपको और लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं किस तरह से वोट करेंगे और किन मुद्दों पे वोट करेंगे। तो और भी दुकानदार हैं यहाँ पे। बताइए, चुनाव का आगाज हो गया, लोकसभा को लेकर आचार संहिता लागू हुई, इस बार किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आप मुद्दों क्या है, बस यही है कि महंगाई और ये सब देखते हुए तो अभी तो ये समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार हर उसमें फेल हो रही है। और अब जहां तक उम्मीद है, अब आगे आने वाले चुनाव में
कांग्रेस का ही रुझान कुछ है। लोग तो कह रहे हैं विकास है, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, मगर विकास खाली कागज पे दिखाई पड़ रहा है। हकीकत और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे। ये बताइए इस बार किस मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे और किसको करेंगे? हम लोग अपनी वोट को जो करेंगे वो महंगाई में हम लोग परेशान, कारोबार हम लोग का एकदम खराब हो चुका है। विकास तो हो रहा है। विकास सिर्फ जबान से विकास हो रहा है, ओरिजिनल विकास कोई नहीं हुआ। काय का विकास है? हर घर की परेशानी बढ़ती जा रही है, आदमी परेशान है। विकास किस बात का है? बिल्डिंग तोड़ रहे हैं वो विकास, मकान तोड़ रहे हैं वो मकान, चौड़ी कर वो विकास। हम लोग जो है तो फॉरेन में नहीं है, भारत में है। हम लोग भारत के अंदर है भाई साहब, भारत के। तो और लोगों से भी बात करते हैं आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जिस तरह से तोड़ हो रही है और कहीं ना कहीं महंगाई है और ऐसे में उनको काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया है और इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुराने शहर के इलाके में हम इस समय है और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए आप लोग यहाँ पर बाजार में बिक्री कर रहे हैं, अब चुनाव आ रहा है, इस बार किसको वोट करेंगे? वोट जिसका होगा उसी को करेंगे। विकास के मुद्दे पे करेंगे? हाँ, विकास मुद्दे पे करेंगे और क्या। मोदी जी को करेंगे? हाँ, मोदी हो कह दिया सबको वोट देना है, काम करेगा। हाँ उसी को काम। देखा आपने इसका कहना था जो काम करेगा हम उसको वोट करेंगे। और फिलहाल चुनावी रंग में जहां लोग भूल गए हैं और राजनीति जिस तरह से लगातार गरमा गई है और अब लोग अलग अलग पार्टियों से लोग सोच रहे हैं कि किसको वोट करना है, आपस में चर्चा हो रही है और बाजार में लोगों की भीड़ है और राजनीतिक रंग त्योहारों के साथ घुल चुका है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं राजधानी लखनऊ में तीसरी बार देशज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लोकगीत गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 और 20 मार्च को कार्यक्रम होगा, जिसमें देश भर से कलाकार हिस्सा लेंगे। तो वहीं पहले दिन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस बार पद्मश्री पूर्णदास बाउल कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे और इसके साथ गुजरात के प्रसिद्ध कलाकार उस्मान मीर भी पहली बार देशज कार्यक्रम में भाग लेंगे। मालिनी अवस्थी ने बताया कि इसके साथ ही G20 में हिस्सा लेने वाले मैत्री पहाड़ी कई प्रस्तुतियां भी देंगी। और चलिए अब रुख करेंगे फटाफट अंदाज में खबरों का। फर्रुखाबाद में टला बड़ा हादसा, नाले में घुसी बरेली रोडवेज की बस। रायबरेली में एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने जान देने की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। पीलीभीत के सदरपुर गांव में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है जांच। फतेहपुर में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टोर पर मारा छापा, संचालकों में हड़कंप। अलीगढ़ में मतदाता पहचान पत्र बनवाने और संशोधन की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर सौंपा ज्ञापन, विश्व हिंदू रक्षा संघ के पदाधिकारियों ने की मांग, पहचान पत्र बनवाने और संशोधन की मांग। गौतम बुद्ध नगर न्यायालय में वकीलों की हड़ताल, दनकौर थाना इलाके में वकील के बेटे के साथ हुई थी घटना। बुलंदशहर में सियाना के नया गांव में कुट्टू का आटा खाने से 7 लोगों की बिगड़ी तबीयत, पीड़ित परिवार ने डायल 112 को दी सूचना, फूड विभाग के अधिकारी ने मारा छापा। गाजियाबाद के हिंडन नदी में तैरता मिला शव, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, इंदिरापुरम के हिडन बैराज का मामला। हरदोई लखनऊ राजमार्ग को भाजपाइयों ने किया जाम, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष की हाथापाई मामले में हटाने की है मांग। गाजियाबाद में बिल्डर और पूर्व महामंडलेश्वर पर केस दर्ज, दोनों के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में हुआ मामला दर्ज। हरदोई में सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत, डीसीएम की टक्कर से एक अन्य गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, सीतापुर से लखनऊ की ओर जा रही कार हादसे का शिकार, 4 दुकानों को क्षतिग्रस्त करते हुए कार के उड़े परखच्चे। सोनभद्र में तेज रफ्तार टमाटर लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में चालक को आई चोटें, मौके पर मौजूद लोगों ने दी पुलिस को सूचना। आचार संहिता लागू होते एक्शन मोड में प्रशासन, हरदोई में विशेष टीम बनाकर हटाए गए अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर्स।